हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू द वेब क्लासेस। सो हम थे चैप्टर नंबर 5 पे, यूनिट नंबर 5। द नेम ऑफ चैप्टर इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट में कहते हैं फाइनल अकाउंट्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो फाइनल अकाउंट हम देख रहे थे, जिसमें हमने कुछ सम्स देख लिए। हमने कौन कौन से सम्स देख लिए? हमने दो इलस्ट्रेशन देखे, जिसमें लेटेस्ट इलस्ट्रेशन जो हमने किया वो था इलस्ट्रेशन नंबर 24। आज हम एक नया इलस्ट्रेशन देखेंगे। अच्छा, जो इलस्ट्रेशन मैंने इस वीडियो में नहीं करवाए हैं वो आप नहीं करोगे, इट्स ओके, इट्स फाइन, ठीक है, क्योंकि वो जनरल कंसेप्ट है ना। अब ये क्या है, देखिए, ये मैं वापस से रिपीट नहीं कर रहा, ये हर एक लेक्चर में मैं स्टेप बता चुका हूँ ये किस तरह से सॉल्व करना होता है। सीधा आ जाते हैं ट्रायल बैलेंस पर। तो ट्रायल बैलेंस की कितनी इफेक्ट होती है? तो ट्रायल बैलेंस के कंटेंट की सिर्फ एक ही इफेक्ट होती है, ध्यान दीजिएगा। नाउ prepare final account from the trial balance and adjustment of Rajesh on 31st/3/2015, है ना। तो जो ट्रायल बैलेंस दिया है उस पर से आपको क्या बनाना है? तो एक फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो ये ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है आपको। अब चलिए एडजस्टमेंट पे। तो एडजस्टमेंट देखिए, मेरे पास में मोबाइल स्क्रीन है, तो आपको क्वेश्चन 2-3 पोर्शन में दिखेगा, ठीक है ना। ओके, तो काफ़ी गजब के एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 1,10,000 आउट ऑफ विच मार्केट वैल्यू ऑफ 50% स्टॉक इज 10% मोर। तो देखो, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो हम बाद में सॉल्व करेंगे, जो इसका टिक मार्क नहीं होता। अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज 40,000। देखो, क्रेडिट परचेज, तो क्रेडिट परचेज का रिलेशन किसके साथ? एक तो है परचेज के साथ और दूसरा है क्रेडिटर्स के साथ। बोलो, समझ में आ रहा है? पहला रिलेशन परचेज के साथ, दूसरा रिलेशन क्रेडिटर्स के साथ। सो डू टिक मार्क ऑन परचेज एंड क्रेडिटर। तो ये क्रेडिटर तो मुझे मिल गए, अब टिक मार्क कैसे करें यार? चलो ये यहाँ पर ऐसी लाइन कर देता हूँ, इसका मतलब क्रेडिटर है, ठीक है। तो क्रेडिटर पे 70,000 और परचेज जो है दैट इज इस पे एक टिक मार्क, तो हो गया डबल टिक। देन unrecorded credit purchase return, again purchase and creditor, so again do tick mark on creditor and purchase, तो ये परचेस पे फिर से एक टिक कर दिया। देन अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स 50,000, सेल्स है तो सेल्स का रिलेशन होता है डेटर और सेल्स के साथ, डेटर एंड सेल्स। सो क्रेडिट सेल्स है ना, इसलिए सो कम टू द debtor and sales, debtor, where is debtor? debtor and sales, या सेल्स तो मिल गया, ये रहा सेल्स एंड डेटर्स ये रहे टॉप में, तो इस पर भी टिक मार्क करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल टास्क है। ओके, वी कैन डू इट। ओके, डेटर्स पे टिक मार्क हो गया एक। देन अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स रिटर्न, फिर से debtors and sales, so let's move to the debtor, again second tick mark, and sales पे टिक मार्क, ठीक है। आप भी रीड कर रहे हो, आप अपने बुक में टिक मार्क करते जाना, ओके। तो चलिए आगे, अगला कौन सा एडजस्टमेंट है? अगला एडजस्टमेंट जो है वो है अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स रिटर्न, ये डन। आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो वेजेस पे टिक मार्क होगा, और लायबिलिटी है तो वेजेस आपको दिख रहा है, ये रहा, डेबिट में वेजेस मिल गया। अगला जो है दैट इज गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 10,000, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड अ क्लेम ऑफ होल अमाउंट। सो डिस्ट्रॉयड बाय फायर, परचेज पे टिक मार्क होगा, सो डू टिक मार्क ऑन परचेज, यस, हियर वी हैव ऑन द डेबिट साइड परचेज, सो 3 टिक मार्क्स ऑन परचेज। Then goods of 5,000 withdrawn for personal use, पर्सनल यूज़ का मतलब होता है ड्राइंग्स, तो एक तो ड्राइंग्स पे और दूसरा गुड्स है ना, तो गुड्स से रिलेटेड है तो परचेज पे, परचेज एंड ड्राइंग्स, सो डू टिक मार्क ऑन परचेज एंड ड्राइंग्स, परचेज एंड ड्राइंग्स, ये रहा। ड्राइंग्स पे वैसे टिक मार्क नहीं करोगे तो चलेगा, क्योंकि वो इनर कॉलम में ही लिखा जाता है। एंड लेबर चार्जेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी रॉन्गली डेबिटेड टू लेबर चार्जेस अकाउंट, तो लेबर पे टिक करो और मशीन पे टिक करो, लेबर एंड मशीन, मशीन तो मिल गया, और लेबर, वेयर इज लेबर चार्जेस, लेबर चार्जेस नहीं मिलेगा ना, तो वेजेस पे टिक होगा, ध्यान रखना। फिर डेबिट में है नहीं, यहाँ तो कोई लेबर चार्ज नहीं दिख रहा है।
यहाँ पर देखें लेबर चार्जेस नहीं, लेबर चार्जेस नहीं है तो किस पे टिक होगा, तो फिर वेजेस पे टिक होगा, क्योंकि लेबर का मतलब होता है वेजेस। इज दैट क्लियर? तो वेजेस पे भी हमने टिक मार्क कर दिया, तो टिक मार्क पोर्शन इज कंप्लीटेड। अब जो है एंट्री हम रिस्पेक्टिव अकाउंट में लिखेंगे। तो एक काम कीजिए, ये वीडियो को पॉज कीजिए यहीं पर और अपनी बुक में पहले आप एक पेज पे बनाओगे ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरे पेज पे प्रिपेयर करोगे P&L अकाउंट एंड थर्ड पेज पे प्रिपेयर करोगे बैलेंस शीट। ठीक है, पॉज दिस वीडियो एंड प्रिपेयर इट। होपफुली आप सभी ने अकाउंट बना लिया होगा। अब मैं जैसे जैसे हाईलाइट करता जाऊंगा आपको इफेक्ट वैसे वैसे देते जाना है। ठीक है, जिन पर टिक मार्क है वो इनर कॉलम में लिखे जाएंगे, जितने टिक मार्क हैं उससे डबल लाइन छोड़नी है, सिर्फ सिंगल टिक मार्क हो तो एक ही लाइन की स्पेस रखनी है। ठीक है, सबसे पहले आ जाओ क्या दिखता है, तो सबसे पहला जो है वो दिखता है ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स जो है कहाँ लिखा जाता है, तो ड्राइंग्स जो है हम लायबिलिटी पोर्शन में लिखते हैं, कैपिटल के 3-4 लाइन नीचे। तो कैपिटल के 3-4 लाइन नीचे आ जाइए, पहले ये रहा बैलेंस शीट। हाँ, तो बैलेंस शीट के 3-4 लाइन नीचे ड्राइंग्स 12,000। बोलो क्लियर है, समझ में आ रहा है? होपफुली ये समझ में आ रहा होगा। नाउ चलिए ड्राइंग्स लिख दिया। देन अब आता है परचेज। सो परचेज जो है दैट इज 6 लाख। परचेज ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाएगा। सो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, ये रहा ट्रेडिंग अकाउंट हमारा, टू परचेज 6 लाख। जैसे जैसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आप भी वैसे वैसे ही एंट्री दोगे, ध्यान रखिएगा। आगे स्टॉक 1414 मतलब ओपनिंग स्टॉक 60,000, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। सो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड 60,000 टू ओपनिंग स्टॉक। देन कैरेज इनवर्ड 10,000 डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। देखो परचेस पे 4-5 लाइन छोड़ देना क्योंकि उस पर डबल टिक मार्क थे, 3-4 टिक मार्क थे, है ना। तो ये रहा कैरेज इनवर्ड, सबसे पहला दिख रहा है 10,000 टू कैरेज इनवर्ड। देन आफ्टर सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न जो है वो सेल्स में से माइनस होता है 40,000। तो पहले से ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में, है ना, ये बाई सेल्स उसमें से माइनस कर दोगे सेल्स रिटर्न 10,000। क्लियर है आपको इतना सब, है ना। देखो यहाँ लिख देना है पहले बाई सेल्स, है ना, जब अमाउंट मिलेगा तब हम लिखेंगे, उसमें से नीचे कर दो माइनस सेल्स रिटर्न। आगे सैलरीज, सो सैलरीज आर 1,20,000 P&L अकाउंट डेबिट साइड। सो P&L अकाउंट डेबिट साइड, ये रहा P&L अकाउंट टू सैलरीज 1,20,000। मैंने कहा था आप इन लाइन को इग्नोर करोगे, कौन से, ये जो ब्लैक लाइंस हैं इनको आप इग्नोर कीजिए वरना कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। इज दैट क्लियर? अगला सैलरीज हो गया। देन वेजेस, अरे रे हाँ, वेजेस जो है दैट इज 40,000, डबल टिक मार्क है मतलब 2 लाइन की स्पेस छोड़नी है। ट्रेडिंग अकाउंट में जाइए और लिखिए वेजेस। तो ये रहा ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में टू वेजेस 40,000, 2 लाइन 2 टिक मार्क है मतलब 4 लाइन की स्पेस रखना है। इसके बाद में है ऑफिस एक्सपेंस। सो ऑफिस एक्सपेंस 80,000। चलिए P&L अकाउंट में डेबिट साइड P&L अकाउंट, ये रहा P&L अकाउंट, ऑफिस एक्सपेंस, अच्छा ये रहा P&L अकाउंट, ऑफिस एक्सपेंस 80,000, ये रहा 80,000 टू ऑफिस एक्सपेंस। देन आफ्टर उसके बाद आता है, चलिए क्रेडिट साइड आ जाइए, कैपिटल इज़ 4 लाख। तो लायबिलिटी साइड में टॉप में लिखेंगे हम कैपिटल, ये रहा कैपिटल 4 लाख। देन उसके बाद में है सेल्स लिखा जाता है क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, डबल टिक मार्क है 9,98,000। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड 9,98,000 बाई सेल्स। देन परचेस रिटर्न, परचेस में से कर दिया जाएगा -20,000। सो परचेस में से मतलब ट्रेडिंग अकाउंट डिडक्टेड फ्रॉम परचेस रिटर्न 20,000। क्लियर है इतना?
देखो ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसके इफेक्ट पहले दो, आप परचेस रिटर्न पहले माइनस कर सकते हो। सिमिलरली ये भी जो बीच में लिखा हुआ है ज़रूरी नहीं कि आप भी बीच में ही लिखो, आप भी सेल्स रिटर्न जो है वो पहले से माइनस कर सकते हो। होपफुली यू आर गेटिंग माई पॉइंट नाउ। अब चलिए आगे हम चलें। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिसीव्ड 10,000। देखो डिबेंचर रिसीव्ड मतलब कहीं ना कहीं डिबेंचर भी होना चाहिए, तो देखो डेबिट साइड में कहीं डिबेंचर है, ये रहा डिबेंचर दिख रहा है आपको, मतलब ट्रायल बैलेंस की बात कर रहा हूँ। तो 1 लाख का 10% कितना होता है, 10,000 होता है ना। देखो 1 लाख के डिबेंचर्स हैं, द 10% ऑफ 1 लाख इज़ 10,000। सो क्या हमें 10,000 का इंटरेस्ट मिल चुका है, चेक इट। तो हमारा जो बैलेंस यहाँ दिख रहा है दैट इज एग्जैक्ट 10,000, इट मीन्स कोई इंटरनल एडजस्टमेंट नहीं है। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिसीव्ड, रिसीव हुआ है तो इनकम हुआ, इनकम लिखा जाएगा पीएनएल के क्रेडिट में। सो क्रेडिट साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट 10,000 रुपीज़ बाय इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिसीव्ड। देन इसके बाद है discount received. So discount received is also income and commission received is also income. 4,000 and 2,000 both. So 4,000 and 2,000 both are income. So 4,000 and 2,000 by discount received and by commission received. Then after 10% bank loan. 10% bank loan is a liability. So 10% bank loan liability portion में चलिए, लायबिलिटी पोर्शन ये रहा, लायबिलिटी पोर्शन तो पीछे है, हाँ ये रहा 10% बैंक लोन 2 लाख। अब देखो यहाँ पर परसेंटेज दिया हुआ है ना, मतलब ये इंटरनल एडजस्टमेंट है। सो 2 लाख का अगर 10% करते हैं तो कितना होता है 20,000। इसका मतलब 20,000 का इंटरेस्ट पेड होना चाहिए, वो आपको ट्रेडिंग अकाउंट में 20,000 मिल जाएगा। नहीं मिला तो हम इसकी इफेक्ट देंगे अलग से, समझ में आ रहा है। ये 20,000 की जो है इंटरेस्ट पे हो जाना चाहिए, तो वो तो अभी चेक हो जाएगा, नॉट टू बी वरी अबाउट। सो लेट्स मूव फर्दर। ओके, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल क्या होता है, सो बिल्स पेबल हमारी होती है लायबिलिटी। सो लायबिलिटी पोर्शन में 15,000 चेक करो है या नहीं, ये रहा लायबिलिटी, आप देख सकते हो बिल्स पेबल 70,000, सॉरी क्या क्या बना है, बिल्स पेबल 15,000। ओके, सो बिल्स पेबल आर ऑफ 15,000। सो ट्रायल बैलेंस का जो मेरे स्क्रीन पे फर्स्ट पोर्शन है ये मैंने कंप्लीट किया। नाउ कम टू द सेकंड पोर्शन ऑफ इट। सबसे फर्स्ट इज डेटर। सो डेटर आर ऑफ रुपीज़ 90,000। इन दैट 90,000 डबल टिक मार्क इज गिवन। डबल टिक मार्क मीन्स हाउ मेनी लाइन्स, सो 4 लाइन्स ना, 4 लाइन्स की स्पेस रखनी है। सो 90,000 ऑन द एसेट साइड। कम टू द एसेट साइड, here we have asset. Okay, so debtors, you can see debtors 90,000 in the inner column. Why inner column? Because 2 tick marks are there. Okay, now move further. After debtor there are bills receivable. So bills receivable 30,000 is asset. So assets come to the asset side of balance sheet. asset side of balance sheet, ये रहा एसेट साइड चलता आ रहा है। देखो इस पोर्शन में नहीं है तो बाजू वाले पोर्शन में चेक कर लेते हैं। ये रहा बिल्स रिसीवेबल 30,000। देखो मैं वापस कह रहा हूँ, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, दैट यू डोंट नीड टू राइट इट व्हाट इट एज गिवन इन इलस्ट्रेशन। यू कैन इंडिपेंडेंटली राइट, यू कैन राइट एनीवेयर इन द एसेट साइड। एसेट साइड में कहीं भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, रॉन्ग नहीं होता। सो बिल्स रिसीवेबल 30,000 जो है एंट्री उसकी दे दी गई। नाउ आफ्टर बिल्स रिसीवेबल देयर इज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, दैट इज एक्सपेंस, सो पीएनएल अकाउंट डेबिट। स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग एक्सपेंस, पीएनएल अकाउंट डेबिट। सो एडवर्टाइजमेंट एंड स्टेशनरी बोथ आर एक्सपेंस, पीएनएल अकाउंट डेबिट। सो कम टू द पीएनएल अकाउंट, यू कैन सी स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग 6,000 and advertisement expense 50,000, P&L account debit side. Then the next thing is machine. So there is a tick mark on machine 90,000 and building 3 lakh, furniture 60,000. So all three are asset. So asset side we will write asset side 90,000, 3 lakh and 60,000. Okay, machinery पे tick mark है. So come to the asset side. So building 3 lakh, furniture 60,000, machinery with single tick mark 90,000, so inner column.
आगे चलिए, रेंट, सो रेंट इज 12,000, एक्सपेंस, सो रेंट इज 12,000, दैट इज एक्सपेंस, सो एक्सपेंस साइड में आ जाइए, एक्सपेंस साइड में आ जाइए, टू रेंट 12,000। देन इसके बाद में है इन्वेस्टमेंट इन 10% डिबेंचर 1 लाख, इन्वेस्टमेंट इन 10% डिबेंचर, इन्वेस्टमेंट है ना, सो इन्वेस्टमेंट इज व्हाट, एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स आर assets, so come to the asset side and write it, investment in 10% debenture, investment in 10% debenture asset side, here we have investment in 10% debenture 1 lakh rupees. I already told you to ignore these lines, which lines, this one, this black lines are to be ignored, है ना, इसे इग्नोर कीजिए तो आप शांति से आराम से बैलेंस शीट सॉल्व कर पाओगे। आगे, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, मैंने आपसे कहा था कि हमने बैंक लोन लिया हुआ है, तो लोन लिया है तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इज 20,000, सो 20,000 इज आवर एक्सपेंस, सो एक्सपेंस विल बी रिटन ऑन दी debit side of P&L account. So come to the debit side of P&L account, you can see 20,000 to interest on bank loan. Then come to the credit side, the first thing is given to you is creditor, creditor with double tick mark 70,000. So inner column liability side 70,000 creditor, inner column liability side, so here we have liability side creditors, yeah, creditors with 70,000. Is that clear? Okay, next, after creditor there is outstanding rent. See, rent is outstanding, outstanding rent का मतलब होता है पे करना है ना, that is payable, payable means asset or liability, so payable means liability, so outstanding rent is a liability for the business, so it would be written on the liability side of business, liability side of balance sheet. So come to the balance sheet liability side and write outstanding rent, outstanding rent, you can see here क्रेडिटर्स पे डबल टिक मार्क्स था तो आपको 4 लाइन की स्पेस रखनी है, 1,000 रुपीज़। सो होपफुली यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो ट्रायल बैलेंस जो है वो सॉल्व हो चुका है ना, आउटस्टैंडिंग रेंट हमने जो है वो सॉल्व कर लिया है ना। तो ट्रायल बैलेंस मेरे ख्याल से पूरा आपको समझ में आ गया होगा कौन सी चीज़ें कहाँ आती हैं। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो इसके जो बेसिक लेक्चर मैंने लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 एंड लेक्चर नंबर 3, और वी कैन से द एपिसोड 1, एपिसोड 2 एंड एपिसोड 3 ऑफ लेक्चर नंबर 1, जो कि सबसे पहले पब्लिश किए गए थे इस चैप्टर में, उन लेक्चर्स को वापस से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है, क्योंकि 12 मार्क्स का एक सम आएगा आपके। कितने मार्क्स का? 12 मार्क्स का एक सम आएगा। नाउ अब आ जाइए एडजस्टमेंट पर। तो एडजस्टमेंट सॉल्व करने के लिए मैं जो है कलर चेंज कर लेता हूँ, ये कलर ले लेते हैं हम एडजस्टमेंट के लिए। सो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ₹1,10,000 आउट ऑफ विच मार्केट वैल्यू ऑफ 50% स्टॉक इज 10% मोर, है ना। तो क्लोजिंग स्टॉक जो है 1,10,000 है, जिसमें 50% स्टॉक की वैल्यू 10% मोर है। तो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से जब फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक में ऐसा होता है, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस, व्हाट, विच एवर इज लेस, दोनों में से जो वैल्यू कम है हम वो वैल्यू कंसीडर करेंगे किसके लिए? क्लोजिंग स्टॉक के लिए। तो यहाँ अगर आप क्लोजिंग स्टॉक वाली लाइन फिर से रीड करो, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 1,10,000 of which market value of 50% stock is 10% more। तो मोर को ध्यान में लो ही मत, क्यों? बिकॉज what we are going to write, we are going to write whichever is less, market value or book value whichever is less, so we will take 1,10,000 as closing stock। so closing stock जो है इसकी फर्स्ट एंट्री होगी ट्रेडिंग अकाउंट में, कौन से साइड? तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और सेकेंड एंट्री होगी एसेट साइड में। सो कम टू द ट्रेडिंग अकाउंट, हियर by closing stock 1,10,000 and asset side 1,10,000 as closing stock, closing stock 1,10,000, clear? Move on।
अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज 40,000, क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड नहीं किया है तो क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। सो परचेज में ऐड हो जाएगा 40,000 एंड सिमिलरली दिस इज क्रेडिट मीन्स क्रेडिटर में भी आपको क्या करना है, ऐड करना है। सो ऐड टू द परचेज एंड ऐड टू creditors. So the first effect of it, unrecorded credit purchase 40,000, total it became 640 and add it to the creditors. So where are creditors? Liability side, unrecorded credit purchase 40,000, 70 plus 40, total it became 1,10,000. Now let's move on to the next adjustment. अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज रिटर्न, देखो परचेज रिटर्न जो है वो परचेज में से माइनस होता है, सिमिलरली क्रेडिटर में से भी माइनस होगा। तो डिडक्टेड फ्रॉम परचेज, ये रहा परचेज, सो अनरिकॉर्डेड परचेज रिटर्न, ठीक है 5,000। ये देखो ये जो चल रहा है ना, ये माइनस वाला पोर्शन चल रहा है, क्या चल रहा है, माइनस वाला पोर्शन चल रहा है, तो माइनस वाले पोर्शन में 5,000 माइनस। सिमिलरली क्रेडिटर्स में से भी माइनस करोगे, सो डिडक्टेड फ्रॉम क्रेडिटर, सो क्रेडिटर में से हम माइनस कर देंगे, ये रहा अनरिकॉर्डेड परचेस रिटर्न 5,000, 1,05,000 बैलेंस। क्लियर? आप भी साथ साथ में इफेक्ट देते जाना, अगर मैं ज़्यादा फास्ट हूँ तो वीडियो पॉज करके एक एक इफेक्ट देते जाइए। क्लियर है? नेक्स्ट इज अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स 50,000। क्रेडिट सेल्स आर अनरिकॉर्डेड मीन्स व्हाट? Means it will be added to the sales and similarly added to the debtors. Why debtors? Because credit sales is directly related with whom? Directly related with debtors. Okay, so this is related with debtors, that's why we will give effect in the debtors. Okay, so add to the sales and add to debtors. Added to the sales, unrecorded credit sales 50,000 and added to the debtors. Come to the debtors, yeah, debtors plus unrecorded sale 50,000. Clear? So 90,000 plus 50,000, total it became 1,40,000. Next adjustment, unrecorded credit sales return. Sales return means deducted from sales and deducted from debtors. So deducted unrecorded sales 15,000 डिडक्ट, देखो ये माइनस पोर्शन चलता आ रहा है, ठीक है। सो माइनस पोर्शन के लिए यहाँ पर हमने यहाँ पे एडिशन की साइन लगाई हुई है, बाकी आप एडिशन को इग्नोर ही करो, डिडक्टेड फ्रॉम सेल्स। क्लियर है? तो इस तरह से टोटल माइनस हो जाता है सेल्स रिटर्न एंड अनरिकॉर्डेड सेल्स 55,000, सेल्स बचा 9,93,000 का। ओके, अब यहाँ सेल्स में से तो माइनस कर दिया, तो आपको डेटर में से भी माइनस करना होगा। सो डिडक्ट करो डेटर में से, डेटर्स ये रहे डेटर्स, अनरिकॉर्डेड सेल्स रिटर्न 15,000, तो 140 माइनस 15, 1,25,000। क्लियर है? देन आफ्टर आउटस्टैंडिंग वेजेस 10,000, आउटस्टैंडिंग वेजेस आर 10,000। इट मीन्स व्हाट? वेजेस आउटस्टैंडिंग है, मतलब वेज पे करना बाकी है, तो जो वेजेस है वहाँ जाकर के आपको प्लस करना है क्योंकि बाकी है ना, हमें करंट ईयर का पूरा एक्सपेंस लेना होता है। सो वेजेस में आप करोगे प्लस एंड सेकेंड इफेक्ट आउटस्टैंडिंग, देना बाकी है तो लायबिलिटी एसेट, तो ये हुआ लायबिलिटी, तो हो गई डबल इफेक्ट। फर्स्ट एडेड टू द वेजेस एंड सेकेंड रिटन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। सो कम टू द ट्रेडिंग अकाउंट, ऐड टू द wages plus outstanding 10,000, total it became 50,000 and liability side will write outstanding wages 10,000 rupees. Clear? Next adjustment, goods destroyed by fire 10,000, insurance company accepted a claim of the whole amount. So goods of rupees 10,000 is destroyed by fire, means goods goes out means deduct from purchase. So first of all deduct it from purchase, तो ये रहा माइनस लॉस बाय फायर 10,000, देखो माइनस चलता आ रहा है, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, गुड्स गया तो हमारा लॉस होना चाहिए, लेकिन यहाँ लॉस नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा का पूरा क्लेम एक्सेप्ट किया। तो हमें ये 10,000 अब किससे रिसीव करना है? हमें रिसीव करना है ये इंश्योरेंस कंपनी से। किससे? इंश्योरेंस कंपनी से। तो ये हुआ हमारा एसेट
तो एसेट साइड चलिए और लिखिए रिसीवेबल क्लेम, है ना, रिसीवेबल क्लेम या फिर इंश्योरेंस क्लेम, वट एवर यू वांट। सो यहाँ लिखा हुआ है इंश्योरेंस कंपनी 10,000, है ना, आप क्लेम भी लिख सकते हो। नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज गुड्स ऑफ ₹5,000 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। देखो पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया या किसी के लिए भी विड्रॉ किया, गुड्स तो गया ना, तो परचेस में से हो जाएगा माइनस, तो परचेस में से हो जाएगा माइनस ये गुड्स विड्रॉन 5,000, तो टोटल माइनस हो गया 15,000। अब यहाँ देखोगे तो 6,40,000 माइनस 25,000 माइनस 15,000, इट बिकेम 6 लाख। ओके, तो गुड्स ड्रॉन की हो गई पहली इफेक्ट ये वाली 5,000। सेकंड इफेक्ट इसकी कहाँ दी जाएगी, तो सेकंड इफेक्ट जो है वो ड्राइंग्स में ऐड हो जाएगा। क्यों, बिकॉज वट एवर इज टेकन फॉर पर्सनल यूज दैट इज रिटन ऑन in the drawings account। okay, so drawings में ये हो जाएगा add। come to the drawings liability side, ये रहा liability side, drawings already were there 12,000, additional drawings 5,000, so total drawing became 17,000। clear हो गई double effect। okay, the next and the last adjustment, labor charges for installation of machinery 5,000 wrongly debited to labor charges। तो लेबर चार्जेस जो है वो एक्चुअली पे किया गया था मशीन के इंस्टॉलेशन के लिए। आपको याद हो जब हम जर्नल प्रॉपर कर रहे थे या फिर जब हम डेप्रिसिएशन वाला सम कर रहे थे पार्ट 2 में, तो जो कोई भी एसेट हम परचेज कर रहे थे उस एसेट में एडिशनल जो भी एक्सपेंस होता था वो हम क्या करते थे, ऐड करते थे। वो हम क्या करते थे, ऐड करते थे, है ना। तो यहाँ पर भी एसेट में जो है वो ऐड होगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना था, हमें यहाँ पर 5,000 जो है वो मशीन में ऐड करना है। किस में ऐड करना है, मशीन में ऐड करना है और वेजेस में से माइनस करना है। तो चलिए वेजेस में से पहले माइनस कर दीजिए, ये रहा वेजेस। देखो वेजेस में से लेबर फॉर मशीनरी 5,000 आप माइनस कर दो तो बचा टोटल 45,000, और आप मशीन में कर दो प्लस। तो मशीन में हम कर देंगे ये रहा मशीन प्लस लेबर फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन 5,000, टोटल बिकेम 95,000। इस तरह से हमने सारे ही एडजस्टमेंट जो है वो सॉल्व कर लिए, है ना। मेरे ख्याल से सारे एडजस्टमेंट हो गए हैं और सारे क्लैरिटी के साथ हुए हैं। तो अब क्या करना है, अब हमें अकाउंट क्लोज करना है। तो चलिए क्लोज करते हैं। सबसे पहले तो ये देख लो कोई इनर कॉलम में चीज़ रह जाती है, तो नहीं, इनर कॉलम में तो कोई चीज़ नहीं रहती है। टोटल करने के लिए हम ले लेते हैं ये वाला कलर। तो इनर कॉलम में तो कुछ नहीं है। ओके, चलिए क्लोज करें वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड का टोटल आता है 9,93,000 प्लस 1,10,000, सो टोटल इट बिकेम 11,03,000। सो 11,03,000 जो है ये टोटल है। 11,03,000 के टोटल में से आप डेबिट के सारे टोटल को माइनस करोगे तो बचता है 3,88,000। ये 3,88,000 जो है वो है टू ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट 3,88,000 ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल करते हैं अगर क्रेडिट साइड का, द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज 4,04,000। So 4,04,000 is the total of credit side. So 4,04,000 minus 120, 86, 12, 50 and 20. So it remains 1,16,000. That is net profit. Net profit जो है वो capital में add होगा. So come to the capital and add it. So add it to the capital 1,16,000. So total of 4 lakh and 1,16,000 is 5,16,000. 5,16,000 minus 17,000 remains 4,99,000. okay, capital भी close हो गया. Now the last work is to do the total of balance sheet both side, means liability side and the asset side both must be equal. Both must be equal. If it is not equal it means हमने कोई मिस्टेक किया होगा, है ना, किसी की डबल इफेक्ट नहीं दी होगी या एक जीरो एक्स्ट्रा लग गया होगा. तो डू द टोटल ऑफ बोथ साइड. द टोटल ऑफ बोथ साइड आर 8,30,000 and 8,30,000. So hopefully this video lecture is clear to all of you. काफ़ी रंग बिरंगा लग रहा है ये लेक्चर.
ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको ये सेम सम 2 टाइम करना है। देखो वैसे तो फाइनल अकाउंट 2 टाइम नहीं, जितनी बार करो उतनी बार कम है, ठीक है, क्योंकि जब तक आप 5-10 बार इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा है। तो आपका होमवर्क क्या है, इलस्ट्रेशन 24 प्रीवियस लेक्चर का होमवर्क है, 25 जो है वो 2 टाइम करना है, जो पेज नंबर 166 टू 168 में मिल जाएगा आपको। एंड एक्सरसाइज में सम नंबर 6 एंड 7, 6 जो है वो लास्ट लेक्चर का होमवर्क था, करंट लेक्चर का होमवर्क है 7, तो 7 जो है वो आपको 2 टाइम करना है, जो आपको पेज नंबर 191 एंड 192 पर मिल जाएगा। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।